जिलाध्यक्ष जी मुझसे पूछे, बहन जी आप बैठ के बात करेंगी या आप पोडियम पे खड़े होकर बात करेंगी? मैंने कहा भाई साहब मैं तो चल कर बात करूंगी। ठीक है, वैसे बात है कि इस राष्ट्र नायक के बारे में स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, इसीलिए आज मैं आपका आवाहन करने आई हूँ। आज जब आप लोग घर जाएंगे तो जब खाना खाएंगे ना, तो आज अपनी फैमिली के साथ डिनर करना, बच्चों को साथ लेके बैठना। एक शाम मांग रही हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ, विलंब इसलिए हुआ, मेरी भी नई नई नौकरी लगी है, अभी अभी सांसद बनी हूँ। अगर आप भी जानते हैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आपको आदेश दे रहे तो उस बैठक में आपका जाना माता की जय। सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ हमारे नवनिर्वाचित नवनियुक्त परंतु इस पद की गरिमा दूसरी बार बढ़ाने वाले मेरे बड़े भाई दीपक। और हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे पुनः शहादरा जिले में आने का मौका दिया। मैं आपको सच बता दूं, नई दिल्ली और करोल बाग तो मेरे लिए दो आंखों जैसे हैं, क्योंकि सांसद हूँ वहां से। नई दिल्ली मेरा गृह जिले, पर शहादरा जिले में आके ऐसा लगता है नानखेड़। यहाँ जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो महत्व आप सब मुझ पर न्यौछावर करते हैं, मैं उत्सुक होती हूँ आप तक पहुंचने के लिए। आदरणीय दीपक गाबा जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, आदरणीय रामकिशोर शर्मा जी, आदरणीय निर्मल जैन जी, आदरणीय संजय गोयल जी, आदरणीय डॉक्टर अनिल गोयल जी, आदरणीय नितिन त्यागी जी, आदरणीय ममता त्यागी जी, आदरणीय संतोष पाल जी, आदरणीय रमेश गुप्ता जी, आदरणीय गीता शर्मा जी, आदरणीय सुशील उपाध्याय जी, आदरणीय वर्षा जायसवाल जी, आदरणीय हरीश दीक्षित जी, आदरणीय हरिओम गुप्ता जी, आदरणीय भारत गौड़ जी एवं मेरे परिवार के सभी सदस्य, जिनका नाम लिया उनको आभार और अभिनंदन, जिनका नाम रह गया उनको डबल आभार और अभिनंदन। गलती लिस्ट बनाने वाले की। जिलाध्यक्ष जी मुझसे पूछे, बहन जी आप बैठ के बात करेंगी या आप पोडियम पे खड़े होकर बात करेंगी? मैंने कहा भाई साहब मैं तो चल कर बात करूंगी। ठीक है, वैसे आज मैं बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आई हूँ। मैं राजनेता का धर्म नहीं निभा रही हूँ, मैं कार्यकर्ता का धर्म निभा रही हूँ। और इसीलिए जब कार्यकर्ता से बात होती है तो वो संवाद होता है, वो उद्बोधन नहीं होता। यदि अनुमति हो तो नीचे आकर बात करें। आज बहुत खुशी का दिन नहीं है, बहुत खुशी का दिन नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आदरणीय, आप चिंता मत करिए, मैं वहां तक आऊंगी आपके पास। और जितने भी बंधु जो फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, मैं उनको शपथ देकर के वचन देती हूँ, जैसी पहली फ्रेम में पहली फोटो में दिखती हूँ 100 में बिल्कुल वैसे दिखती हूँ। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कृपया थोड़ा पीछे हो जाएगा, कि मुझे एरिया चाहिएगा, मैं लेंथ और ब्रेड्थ दोनों कवर करूंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, बात बहुत संक्षिप्त में कहूंगी, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण करनी है। और एक जिम्मेदारी आप सब पर बांधने आई हूं, जो यहाँ बैठे एक एक कर्मठ कार्यकर्ता को उठनी पड़ेगी। आज बलिदान दिवस है ऐसे राष्ट्र नायक का, जिसके बारे में स्कूल की किताबों में नहीं सिखाया जाता, लेकिन जिसके बारे में जानना एक एक भारतीय के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए तो उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारी विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी यदि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है, सबसे लोकप्रिय पार्टी बन गई है, वो इसलिए क्योंकि उसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डाली है। आजाद भारत के पहले शहीद हैं, वो ऐसे मां भारती के सपूत हैं जिन्होंने
उन्होंने अपने खून का कतरा कतरा भाव भारती के चरणों में अर्पित कर। निर्मल भाई साहब ने बहुत विस्तार से उनके जीवन के बारे में बताया, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आज 2025 में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक संतोष अपने मन में लेकर जरूर बैठ सकते हैं, और वो ये है कि हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा आज भाजपा को देखकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण आज शायद उस आत्मा को शांति हो। आप भी जानते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के वो सबसे कम उम्र के कुलपति थे, 1934 से लेकर 1938 तक। और वो क्या चाहते थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के बाद वो ये चाहते थे कि भारत में जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है वो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए भारतीयता की बात करें, हमारे वेदों की बात करें, हमारे पुराणों की बात करें, हमारे उपनिषदों की बात करें। लेकिन बहुत अजीब सी बात है कि आजादी के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली को वामपंथियों ने जकड़ के रखा था, गुलामी की मानसिकता ने जकड़ के रखा था। लेकिन उसके बाद 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी है ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस विचार को चरितार्थ करती है ग्राउंड पर। क्योंकि वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अनिल भाई साहब, अगर कोई बच्चा मान लीजिए मैथ्स में बहुत अच्छा है लेकिन उसके साथ वो म्यूजिक सीखना चाहता है या संस्कृत सीखना चाहता है तो एनईपी उसको वो परमिशन देती है। ये नहीं है कि आपको भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी यही एक कॉम्बिनेशन लेना है। जो हमने बच्चों को स्ट्रीम्स में बांध दिया था अब वो नहीं है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक समावेशी डेवलपमेंट हम बच्चों का कर रहे हैं। दूसरी बात, आज आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल अगर भारत का अभिन्न अंग है तो ये केवल और केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। जिन्ना साहब ने तो बोल दिया था ग्रेटर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में पूरे के पूरे बंगाल को भेजा जा रहा था। और तब आप देखें दूरदर्शिता नहीं की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। वो जानते थे कि नेहरू में वो मादा नहीं है कि वो जिन्ना को रोक पाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डटे नहीं। दूसरी बात, हम सब जानते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में। कितनी अजीब बात है ना कि भारत के ऊपर तो ये दारोमदार आपने डाल दिया कि भारत अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेगा, करनी भी चाहिए और भारत करता भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है उस पर कोई दारोमदार कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। वहां पर हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी ये भी तो अल्पसंख्यकों में आते हैं, अल्पसंख्यकों की परिभाषा में आते हैं। पर उनकी आवाज उठाने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट की पुरजोर मुखालफत करी, लेकिन उनके इस स्वप्न को साकार करा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। सीए यही तो कहता है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में अगर धर्म के आधार पर अत्याचार अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, तो आप चिंता मत करिए, भारत माँ अपने वात्सल्य से अपने दामन में आपको छुपाएगी। तीसरी बात है धारा 370। कितनी अजीब बात है कि अपने राजनीतिक एम्बिशन के लिए पंडित नेहरू ने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया। वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। उनकी इस खता की सजा हम शायद आज तक पा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये बहुत अचंभा लग रहा था कि मैं मेरे ही देश में एक राज्य में जाने के लिए मुझे परमिट की जरूरत है। मैं सब आप बताइए, आपके घर में एक आंगन से दूसरे कमरे तक जाने के लिए क्या आप मुझे परमिट देंगे? कितनी अजीब बात है।
कि कश्मीर में जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत थी, वहां पर ना हमारे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी। वैसे अभी तो मंच में इतने सारे वकील भी बैठे, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन वहां पर नहीं थी, हमारा संविधान वहां पर लागू नहीं था। पर ऐसे अपने प्राणों की आहुति देकर अगस्त के महीने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेएनके में एक बहुत बड़ी रैली में कहा था कि या तो मैं भारत का संविधान आपको दे के मानूंगा, धारा 370 हटा के मानूंगा, नहीं तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। और ये देखिए 2019 1950s में जो संकल्प लिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उसको सिद्ध करा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और पते की बात, महीना था अगस्त, 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 धारा 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार करा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? ये केवल जेएनके को भारत में पूरी तरीके से समन्वय उसका नहीं बनाता, ये भी इंश्योर करता है कि अब जम्मू कश्मीर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस तरह का भारत देखना चाहते थे, उसे अगर वो साकार कर रहा है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मैंने कहा ना, कितने दुख की बात है कि इस राष्ट्र नायक के बारे में स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। इसीलिए आज मैं आपका आवाहन करने आई हूं। आज जब आप लोग घर जाएंगे, तो जब खाना खाएंगे ना, तो आज अपनी फैमिली के साथ डिनर करना, बच्चों को साथ लेके बैठना। एक शाम मांग रही हूं, ना फोन देखना ना टीवी देखना। इस राष्ट्र नायक के बारे में उन बच्चों को बताइएगा कि भारत के पहले, आजाद भारत के पहले शहीद का नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताना कि हम उसी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वारिस हैं। बताना कि किस तरह आज अपने राजनीतिक स्वार्थ को झलकाने के लिए देश में एक ऐसा विपक्ष खड़ा हो गया है जो पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में झलकाता तो जरूर है, लेकिन खोल के कभी पन्ने नहीं पलटता। जो आज भी भारत को जाति, धर्म, भाषा के नाम पर पुनः विभाजित करने के लिए तैयार है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। लेकिन बच्चों को बताना कि हम हैं नरेंद्र मोदी के सिपाही। बच्चों को बताना हम हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिंदा है, उसकी आखिरी सांस चल रही है, तो बच्चों को बताना कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सौगंध, भारत का दोबारा विभाजन हम होने नहीं देंगे। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब में अखंड भारत की एक ज्योत जल रही है। आपकी आंखों में मुझे वो लौ दिख रही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब तक आप साथ हैं और मोदी के सिपाही बनकर मां भारती को भी सर्वोपरि मानेंगे, राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे, सेवा को परमो धर्मो मानेंगे, तब तक अखंड भारत का स्वप्न केवल स्वप्न नहीं, संकल्प है। और इस संकल्प को हम सिद्ध करकर भारत माता की। आप सभी ने समय निकालकर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगती हूँ। विलंब इसलिए हुआ, मेरी भी नई नई नौकरी लगी है, अभी मैं सांसद बनी हूँ। अगर आप भी जानते हैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आपको आदेश दे रहा था, उस बैठक में आपका जाना बहुत जरूरी है, इसलिए वहां गई थी।
लोगों को थोड़ी असुविधा हुई होगी यहाँ पर वेट करने के लिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत